अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात अ, ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी बच्चे से करवाऊंगा जिसने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, जो कि यूरोप की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, वो हासिल की। आज उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे ताकि आप इंस्पायर हों और इसके लिए अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बशीर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। और ये पहला पॉडकास्ट है, या पॉडकास्ट की तर्ज पे पहला एपिसोड है मेरे चैनल पे। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात किया जाए। स्कॉलरशिप जो एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है, आपको पता है, काफ़ी पॉपुलर है और दुनिया जहान से लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। पिछले दिनों मैंने वीडियो भी बनाई थी इस हवाले से कि भाई ये स्कॉलरशिप आ रही है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये अच्छी स्कॉलरशिप पे टारगेट करें। लेकिन बेसिक मकसद यही था कि मैं जितना भी बता दूं लोगों को, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आप किसी ऐसे बंदे से ना मिलवाएं जिसने खुद ये स्कॉलरशिप हासिल की हो। तो अगर आप ब्रीफली अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी बिल्कुल। थैंक यू बशीर भाई, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए देख रहे होते हैं, और एरास्मस उनमें से एक, कह लें कि नंबर वन प्रायोरिटी होती है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स को गाइडेंस वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, और कुछ मेरे से भी रब्ता करते हैं, तो आपके चैनल के थ्रू अगर कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ये वाली। मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि मैं फैसलाबाद से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। 2014 टू 18 मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ यूआईटी लाहौर से। और उसके बाद थोड़ा सा ज़रा ख्याल आया कि यार फील्ड को थोड़ा सा स्विच किया जाए, किसी और तरफ निकला जाए। और फिर मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स देख रहा था उन दिनों, ऑफ कोर्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज थी वर्ल्ड वाइड। तो मेरा इरास्मस के बारे में मेरा ध्यान गया, तो मैंने कहा चलें इरास्मस को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर इरास्मस में मैंने अप्लाई किया और मेरा ऑप्टिक्स के अंदर मास्टर्स के अंदर एडमिशन हो गया था, जिसके ऊपर मैंने मास्टर्स किया है फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी। और फिर बाद में मैंने अपना थीसिस जो है वो फिनलैंड से किया था। और उसके बाद से मैं ग्रेजुएट होके फिनलैंड में ही मुझे जॉब मिल गई, और तब से मैं फिनलैंड में जॉब कर रहा हूँ। 2 साल हो गए हैं मुझे। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपका प्रोग्राम था ऑप्टिक्स का, आपको अगर उसका नाम याद हो कि वो कौन सा प्रोग्राम था? जी, इसका नाम था यूरोफोटॉनिक्स। बेसिकली इरास्मस के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। अगर मैं इरास्मस का आपको बेसिक स्ट्रक्चर लेट से बताऊं स्कॉलरशिप के हवाले से कि किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अब कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, या आप पहले एडमिशन कहीं अप्लाई कर लेते हैं, फिर आप जाके स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और आप अपनी मर्जी का लेट से डिग्री प्रोग्राम भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इरास्मस लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट है। इरास्मस में ये सीन होता है कि इरास्मस के अंदर ऑलरेडी डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करवा रही होती हैं। तो आपने जाकर उनमें से अपना डिग्री प्रोग्राम चूज करना होता है जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। और फिर जब आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई हो जाता है। और आपकी जब अगर उसमें सिलेक्शन हो जाती है अलॉन्ग विद स्कॉलरशिप, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और आपका स्टडी प्लान जो होता है, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं कि आप कौन सी डिग्री करेंगे, कहाँ से करेंगे, किस किस यूनिवर्सिटी से करेंगे। जबरदस्त। तो सबसे अच्छी बात इस स्कॉलरशिप की ये है कि आपको एडमिशन और स्कॉलरशिप जो है वो सेपरेटली अप्लाई नहीं करनी है, राइट? जब आप अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर की जाती है। कुछ इरास्मस के ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर वो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, तो वो सिर्फ उतने स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको वो स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं कि यार बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है और ये डिजर्व भी करता है स्कॉलरशिप, लेकिन अब हमारे पास इतनी स्कॉलरशिप्स नहीं है, तो वो खुद यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी फंडिंग अरेंज करके दे देती है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर तीसरी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि ठीक है हम आ जाएं, आपसे फीस कोई नहीं लेते, या फिर आपको हो सकता है समटाइम आपको फीस भी पे करनी पड़े, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाता है। आप मोबिलिटी पाथ आप वही चूज कर सकते हैं कि आप 2-3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, आपको 2-3 डिग्रीज मिलेंगी एट द एंड ऑफ योर मास्टर्स। लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही जाते हैं, जिनमें उनको प्रॉपर स्कॉलरशिप मिलती है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है, पाकिस्तान से आने जाने का स्टाइपेंड, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है, और जब आप फर्स्ट टाइम मूव करते हैं उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो ओवरऑल इट्स लाइक अ प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। जबरदस्त। तो आपका जो प्रोग्राम है इरास्मस मुंडस, जिस तरह आपको भी पता होगा कि भाई इसमें मोबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और ये स्कॉलरशिप आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक से ज्यादा ममालिक में टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ते भी हैं, कल्चर से भी सीखते हैं, कल्चर को जानते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम था फोटोनिक्स का,
वो किन कंट्रीज में आपने सेमेस्टर गुजारा या टाइम गुजारा? इरास्मस के अंदर बिल्कुल जिस तरह से अभी आपने बताया कि एक तो ये है कि आपको खुद भी शौक होना चाहिए कि जी मैंने एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर पढ़ना है, लेकिन दूसरी तरफ से इरास्मस इटसेल्फ भी रिस्ट्रिक्ट करती है इस चीज के ऊपर कि भाई अगर आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपने सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं पढ़ना, आपने मिनिमम दो डिफरेंट कंट्रीज, दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके आपने पढ़ना होता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर नेक्स्ट ऑफ कोर्स प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोग्राम आपको कितनी जगहों पे भेजना चाह रहा है या कितनी जगहों पे आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अब आपकी क्लास के अंदर हर बंदा हर यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकता जितनी भी पार्टनर होती हैं। मेरा प्रोग्राम जो था वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड था कि उसके अंदर टोटल 5 पार्टनर यूनिवर्सिटीज थी विद इन यूरोप, जिनके अंदर आप डिफरेंट जा सकते थे। अब मास्टर्स आल्दो ऑप्टिक्स में था, ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स में था, लेकिन उसके अंदर भी अब आपको पता है कि फील्ड हर एक बड़ी वास्ट होती है, तो उसके अंदर मजीद स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के आपने कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है तो आप उस लिहाज से यूनिवर्सिटी फिर चूज कर सकते थे। अब मैंने जो मोबिलिटी पाथ चूज किया था वो ये था कि हमारी सारी क्लास जितने भी स्टूडेंट आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे के सारे फ्रांस में आए थे, एक्स मार्से यूनिवर्सिटी, जो कि मार्से सिटी में है, साउथ ऑफ फ्रांस। हम लोग सारे वहां पे थे। फिर सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप में से आधी क्लास जो है वो जर्मनी जा सकती है सेकंड सेमेस्टर के लिए और आधों को यहीं पे पढ़ना पड़ेगा और वो फिर थर्ड सेमेस्टर में कहीं और जाएंगे। तो मैंने अपॉर्चुनिटी ली जर्मनी, कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जर्मनी की। तो मैं वहां पे गया फिर अपना सेकंड सेमेस्टर करने के लिए। और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर अगेन स्पेशलाइजेशन का होता है, तो उसमें फिर स्टूडेंट्स को डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है। जो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो सेकंड सेमेस्टर फ्रांस में ही रहें, तो क्योंकि अब उनको एक कंट्री और जाना ही जाना होता है और वो बेसिकली आपका स्टडी वाला सेमेस्टर होना चाहिए बजाय कि आपके थीसिस वाला, तो उनको फिर थर्ड सेमेस्टर में मूव करना पड़ता है। तो मुझे फिर थर्ड सेमेस्टर में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो ये थी कि आइदर आई कैन गो टू विल्नियस इन लिथुआनिया फॉर जी। द स्पेशलाइजेशन और आई कैन कम बैक टू मार्से इन फ्रांस। तो मुझे मार्से वाली स्पेशलाइजेशन ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैं फिर इसलिए वापस मूव बैक कर गया फ्रांस के अंदर। राइट, सो बेसिकली आपने फ्रांस और जर्मनी में टाइम गुजारा। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने भी हाईलाइट किया और मैंने भी बताया कि यार ये बहुत competitive स्कॉलरशिप है, तो थोड़ा सा जो आपका बैकग्राउंड है इसके बारे में बताएं। आप किस तरह के स्टूडेंट थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हर बच्चे को तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। और आप ऑलरेडी आपका प्रोफाइल काफी अच्छा था, हैवी था, यूआईटी के आप ग्रेजुएट हैं। तो थोड़ा सा बताएं यूआईटी में जो है आपकी जीपीए वगैरह क्या थी, और इस स्कॉलरशिप को हासिल करने से पहले आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस भी था या आप यानी फ्रेश ग्रेजुएट थे? जी बिल्कुल, आपकी प्रोफाइल जो है स्टूडेंट की मैटर करती है कि उसका लेट्स से कि जीपीए वगैरह क्या रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद उसने अगर कोई रिसर्च वगैरह की है या उसने काम वगैरह किया तो उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आपकी स्टूडेंट की एक ओवरऑल प्रोफाइल जो होती है वो बेसिकली डिसाइसिव फैक्टर होती है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ जीपीए होना एक अलग चीज़ होती है। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी ग्रेजुएट जब मैं हुआ था मेरी जीपीए थी 3.8 आउट ऑफ 4। और राइट। उसके बाद फिर मैंने एक साल पाकिस्तान के अंदर जॉब भी की थी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। और उसके बाद लाइक शुरू में मैनेजमेंट ट्रेनी थे, बाद में फिर आप वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको परमानेंट कर देते हैं, तो मैं फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ गया था विद इन अ ईयर। तो उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी स्कॉलरशिप हो गई, तो मैं फिर आ गया था इधर फ्रांस आ गया था। अब इस तरह से है कि सिर्फ जीपीए जो होती है वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब देखें कि मैं जिस फील्ड में गया था मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, मैं गया था ऑप्टिक्स के अंदर, तो मैकेनिकल का ऑप्टिक्स के साथ बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पे मैंने जो चीज नोट की थी कि जो चीज ज्यादा मैटर करती है, ऑफकोर्स जीपीए ऐसी चीज है जो आपने कर ली, आप ग्रेजुएट हो गए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपकी चीज जो आती है वो आती है आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड है जो भी चीज आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपका विजन क्या है, आप फ्यूचर में उस चीज को किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं। तो ये वाली वो चीजें होती हैं जो कि ज्यादा मैटर कर रही होती हैं इस पॉइंट पे जाके। अब पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के इरास्मस के हवाले से, तो मैंने उन ग्रुप्स के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनकी जीपीए लेट से बिल्कुल 3 या 3 से थोड़ी सी नीचे भी थी और उनको भी इरास्मस मिली हुई है। या कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी जीपीए कम भी है, या अगर आपका जो प्रायर बैकग्राउंड है वो किसी और फील्ड में है, तो स्टिल आप जो हैं वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जीपीए इज नॉट द ओनली फैक्टर, राइट? मोटिवेशन शो करनी है, और इंग्लिश का स्कोर जो होता है आइल्स वगैरह वो आपने दिया होगा शायद, आइल्स या टोफल। जी बिल्कुल, मैंने आइल्स दिया था। आइल्स के काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं वो रिक्वायर करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स इस बेस के ऊपर भी आपको दे देते हैं एडमिशन के, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से कोई लेटर लिखवा के देने के जी इसका बैचलर्स ऑलरेडी इंग्लिश के अंदर था
लेकिन जब भी स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ तो मैंने यही कहता होता हूँ कि आइट्स लाजमी तौर पे कर लें, क्योंकि आइट्स बेसिकली एक गेट है। अगर आपने उस गेट को ओपन कर लिया तो आगे काफी प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप जब तक आप उस गेट को नहीं खोलते तो बाहर सिर्फ चंद एक प्रोग्राम है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आइट्स की रिक्वायरमेंट जनरली स्पीकिंग जहाँ पे भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें 6.5 बैंड्स होते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक बैचलर्स का ग्रेजुएट ले सकता है थोड़ी सी प्रिपरेशन करके। इसका मतलब है अगर आपने मोटिवेशन लेटर एक अच्छा तैयार किया है जिसमें आपने बताया कि भाई आप क्यों मोटिवेटेड हैं, और अगर आपका थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है और जीपीए जो है वो एवरेज भी है, तो आपके चांसेस हैं, राइट? जी बिल्कुल। सही है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार पाकिस्तान से स्कॉलरशिप हासिल करना, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे पास जीती जागती मिसाल है मुर्तज़ा की। और इसके अलावा ये बहुत से लोगों को जानते हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से स्कॉलरशिप लेकर गए हैं। सो इट्स पॉसिबल। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, इरास्मस इस वक्त पाकिस्तान यानी इरास्मस के जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट नेशनलिटीज के ओवरऑल, यानी सिर्फ यूरोफोटॉनिक्स नहीं, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम 3 पाकिस्तानी या एक ही नेशनलिटी के 3 स्टूडेंट आ सकते होते हैं। लेकिन ओवरऑल इरास्मस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग पोजीशन के ऊपर है। सबसे वाह, ज्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं इरास्मस स्कॉलरशिप विन करके, और ये अब से नहीं पिछले 2-3 साल से ये इस तरीके से चल रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत मोटिवेटिंग भी है और इंस्पायरिंग भी है कि भाई एनी वन कैन डू इट। बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम था आपका, उसमें बताएं, कहा जाता है कि भाई ट्यूशन फी भी वेव हो जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिलेंगे। तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें और ब्रीफली बताएं कि भाई क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो। अगर तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है जिस तरह से मैंने पहले बताया, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है और मोस्ट स्टूडेंट्स उसी के लिए जाते हैं, तो उसके अंदर जो करंटली सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि उन्होंने मंथली स्टाइपेंड बढ़ा दिया है। आपको 1400 यूरोस मंथली मिल जाते हैं, जो कि एक मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए सिंगल, लेट्स अज्यूम ही इज नॉट मैरिड येट, सिंगल बंदे के लिए 1400 यूरो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब स्टूडेंट इजिली 600-700 के अंदर यशी करके भी गुजारा कर सकता है। ठीक है, आधे जी। पैसे उसके बच जाएंगे। तो उन्होंने स्टाइपेंड अब बढ़ा दिया, 1400 कर दिया, तो उसके साथ ये हुआ है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दे रहे वो, और दूसरी चीजें नहीं दे रहे वो, आपको मंथली स्टाइपेंड ही इतना ज्यादा आपका कर दिया कि ओवरऑल आपका एट द एंड ऑफ मास्टर्स आपको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त सिचुएशन थोड़ी कुछ इस तरह से थी कि मंथली स्टाइपेंड जो आपको मिलता था वो 1000 यूरो मिलता होता था, और उसके अलावा आपको फिर ट्रैवलिंग के अलाउंस के अलहदा से 3000 यूरो अलहदा से मिलते होते थे, और फर्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो सेटलमेंट के 1000 यूरो आपको अलहदा से मिल रहे होते थे। तो राइट। चीजें थोड़ी सी उन्होंने रिस्ट्रक्चर की हैं, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट की फेवर में ही ये चीजें ज्यादा बेहतर हुई हैं। तो आपको अगर आप आते हैं इरास्मस के अंदर फुल फंडेड आपको मिलती है, तो ऑफ कोर्स आपकी फीस यूनिवर्सिटी की होगी या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी आपको, फॉर एग्जांपल सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस होगी, ट्यूशन फीस तो ऑलरेडी वेव्ड है, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या कोई भी इस तरह की फीस आपकी आती है वो इरास्मस कवर करेगी, और उसके अलावा आपको मंथली 1400 यूरो भी मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से होता है कि जब आप इरास्मस पे आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपके लिए स्टूडेंट डॉर्म्स भी अरेंज करके देती है कि आपको हम यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स के अंदर हम आपको जगह लेके देंगे, आल्दो आपको रेंट आपको खुद ही पे करना होता है, लेकिन उसका फायदा आपको ये हो जाता है कि यूनिवर्सिटी के अपने जो डॉर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा सब्सिडाइज्ड होते हैं, उनका रेंट काफी लो होता है, तो जी आपको जी। बाहर ढूंढना नहीं पड़ता। तो इस तरह जबरदस्त से ओवरऑल ये बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमिकली आप रह सकते हैं और आपको अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, इसका मतलब है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मुफ्त में पढ़ाई भी होगी, साथ में लिविंग एक्सपेंस भी मिलेगा, और ऑफ कोर्स देसी जो बच्चे होते हैं, जिस तरह की नेचर होती है, यानी वो पैसे बचा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अक्सर अपने दोस्तों वगैरह को पाकिस्तान में यही कहता होता था कि आप हम लोग पाकिस्तान में जॉब करते हुए जितनी सैलरी कमा रहे होते हैं ना, उससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे सेविंग करके पाकिस्तान भेज सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये कंसर्न होता है कि यार मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मेरा घर का खर्च सर्कल चलना शुरू हो चुका है, अगर मैं स्कॉलरशिप पे आ जाऊंगा बाहर तो मेरे घर वालों का गुजारा किस तरह से होगा। तो मैं समझता हूँ ऑफ कोर्स इस तरह की काफी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन इरास्मस उस सेंस में एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जब आप पढ़ भी रहे होते हैं आपको फुल टाइम मिलता है कि जी आप पढ़ें, आपको कोई पार्ट टाइम जो जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर जाके आपको क्या उसे कहते हैं फूड डिलीवरी या लेट से कोई पोस्ट या कोई भी इस तरह की जॉब करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आपका रोटी पानी का खर्चा, आपका रहाइश का खर्चा, हर एक चीज का खर्चा भी कवर होगा, और आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे होंगे कि आप घर भी भेजें, जितनी आप जॉब कर रहे थे हो सकता है उससे ज्यादा आप यहाँ से बैठ के अपने घर वालों को भेज सकें पैसे। जबरदस्त, तो इसका मतलब है कि भाई आप पढ़ाई के लिए आए हैं, एट द सेम टाइम यू हैव अ प्रोफेशनल जॉब, यानी आपको पैसे मिल रहे हैं और आप पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं आपको। ऐसा तो बहुत कम ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है।
जबरदस्त। अच्छा, ब्रीफली अगर हम बात करें अप्लाई करने के तरीकेकार पे, सब कुछ ऑनलाइन होता है, उनकी वेबसाइट है, राइट? आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं मेनली? अच्छा, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था कि इरास्मस के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अब होता इस तरह से है कि अगर मैं एक जर्नी स्टार्ट से बताऊं आपको, तो आप गूगल पे जाके लिखेंगे EMJMD कैटलॉग, जो कि बनता है इरास्मस मंडस जॉइंट मास्टर डिग्री कैटलॉग। उसके अंदर इस वक्त मैंने अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, 200 प्लस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स हैं। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, कुछ कंप्यूटर रिलेटेड हो, कुछ ऑप्टिक्स रिलेटेड हो। तो आपने वहां पे जाके पहले प्रोग्राम चूज करने कि आपने किस प्रोग्राम पे अप्लाई करना है। जब आप अपना प्रोग्राम चूज करेंगे तो हर प्रोग्राम की अपनी अलग से एक वेबसाइट है। उनकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी कि उनकी, हो सकता है डेडलाइन भी अप्लाई करने की डिफरेंट हो। कुछ प्रोग्राम्स की जी। डेडलाइन दिसंबर में हो, कुछ प्रोग्राम की जनवरी या फेब में हो उनकी डेडलाइन। तो डेडलाइन भी अलग है, उनका एडमिशन का क्राइटेरिया भी अलग है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी हर एक प्रोग्राम के अलग होते हैं। लेकिन जो जनरल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं हर तरह के मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, वो मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के हैं, अगर कहते हैं कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, तो आप अपना क्या उसे कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको एडमिशन प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले आपको डिग्री दिखानी होगी। अगर आपको एडमिशन सही मिल है। जाता है, ठीक है, तो वो भी टेंशन कवर हो जाती है आपकी। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, जिसको समटाइम DMC भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका एक मोटिवेशन लेटर हो गया, और आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हो गए, जो कि आपके प्रोफेसर्स आपके लिए लिख के प्रोग्राम को सबमिट करते होते हैं। तो ये ओवरऑल कह लें कि मेन मेन चीजें होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं हर प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हो या कोई भी इस तरह की चीज हो, तो वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, आपको वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सही है, तो बेसिकली यही तीन चार डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं मैं आपको, आपको यही चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है तो वो आपको देखना पड़ेगा, बट मोर और लेस यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप एक बार तैयार कर लें तो आप दुनिया जहान में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, चलें, अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गया, आप वहां पर आ गए, मास्टर्स हो गया। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार मास्टर्स के बाद क्या होगा, मास्टर्स के बाद किस तरह वहां पे रहना है, जॉब ढूंढना है, नौकरी ढूंढनी है। तो अगर आप अपनी बात करें तो आप फ्रांस गए, आपने मास्टर्स कंप्लीट किया, जर्मनी में टाइम गुजारा, तो उसके बाद आपको नौकरी जो है वो किस तरह मिली, नौकरी पकड़ना आसान था? फ्रांस में नौकरी शुरू की आपने या जर्मनी में शुरू की? थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अच्छा, इरास्मस की, अगेन कमिंग बैक टू इरास्मस, इरास्मस की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इसको यूरोपीय यूनियन फंड करती है। यूरोपीय यूनियन सिर्फ उन प्रोग्राम्स को फंड करती है जिसका यूरोपीय यूनियन को पता है कि हमें कल को उन उस टैलेंट की जरूरत है यूरोप के अंदर। यानी अब राइट। आप देखेंगे तो ऑप्टिक्स के काफी प्रोग्राम्स जो हैं वो इरास्मस के अंदर कवर हो रहे हैं। सिर्फ मेरा एक यूरोफोटॉनिक्स है, लेकिन अब ऑप्टिक्स के और भी काफी प्रोग्राम्स जो कि इरास्मस फंड कर रही है। इरास्मस में यूरोपीय यूनियन जो है वो ये देखती है कि हमें अगले 5 साल 10 साल के अंदर इस टैलेंट की जरूरत है, तो इसलिए हमें इन इन प्रोग्राम्स को फंड कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज के बारे में मैं लोगों को सिर्फ तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप इरास्मस पे आ रहे हैं तो हाईली लाइकली है कि यूरोप को आपकी जरूरत है, इसीलिए यूरोप आपको ऑलरेडी राइट। आपके ऊपर इतने पैसे लगा के आपको बुला रहा है। ऑफ कोर्स अब आगे जब जॉब ढूंढनी होती है तो काफी चीजें होती हैं उसके अंदर जो कि आती हैं, कि आपकी लक भी होती है, फिर बाद में आपने मेहनत कितनी की है प्रोग्राम के दौरान, फिर आप कंट्री किसके अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी है। फिर काफी कंट्रीज के अंदर लैंग्वेज बैरियर होता है यूरोप के अंदर, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। ऑल दो फिनलैंड के अंदर इस वक्त मैं हूँ, फिनलैंड के अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बशीर भाई आपको भी पता होगा। जी। लेकिन फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, फ्रांस के अंदर अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है जॉब ढूंढना। लेकिन ये कि इस चीज का ध्यान में रखें कि अगर इरास्मस की फंडिंग आपको मिली हुई है तो हाईली लाइकली है कि यूरोप को उस टैलेंट की जरूरत है, इंडस्ट्री है, इसीलिए वो इनवाइट कर रहे हैं आपको यहाँ पे। तो मैंने तो ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रहा था माइंड के अंदर कि मैंने अगर जॉब करनी है तो इसका मतलब मुझे इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी, और थीसिस भी जो है वो ट्राई यही करूंगा कि किसी कंपनी के अंदर करूं, ताकि कंपनी का एक एक्सपीरियंस मिले, और हो सकता है वही कंपनी बाद में मुझे जॉब ऑफर दे दे। उस सेंस में मैं बहुत लकी हुआ, और हो सकता है कुछ पेरेंट्स की दुआएं भी थी कि जी। जी। मुझे फिनलैंड के अंदर थीसिस मिल गया था। फिनलैंड के अंदर हुआवे कंपनी के अंदर ना मुझे थीसिस मिल गया था मास्टर्स के लिए। तो मैं थीसिस करने आया, तो ड्यूरिंग द थीसिस ही उन्होंने परफॉर्मेंस वगैरह देखी, चीजें वगैरह देखी, और ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स देखी। तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम आगे जॉब करना चाह रहे हो तो हमें बताओ। मैंने कहा बारे नहीं आ रहे होगे, मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। तो जबरदस्त। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दे दी, तो मुझे इस तरह से जॉब मिल गई। राइट, राइट, राइट। तो इसका मतलब है कि मास्टर्स करने के बाद यूरोप में चाहे वो जॉब हो या PhD हो, उसकी पॉसिबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है।
इस प्रोग्राम में, इरास्मस मुंडस प्रोग्राम, आपने पहले तो ये बताएं क्यों चूज किया आपने, व्हाट वाज द रीजन दैट यू वेंट आफ्टर दिस प्रोग्राम? रीजन इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मैं अपने बैचलर्स के दौरान एक्सचेंज पे गया था यूएस से। तो राइट। मैं काफी घूमा फिरा, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज वगैरह देखे, स्टेट्स वगैरह देखी। मैं वापस आया तो फिर जब मास्टर्स के लिए मैं अप्लाई करा था, मैंने कहा यार यूएस तो ऑलरेडी देख लिया हुआ है, अब यूरोप देखने की बारी है। यूरोप देखने की बारी है। और फिर ऊपर से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर लग रहा था इसके अंदर, वो ये था कि आपको बेसिकली मोबिलिटी मिल रही है। आप एक कंट्री में बैठ के नहीं पढ़ रहे, सिर्फ आप दो तीन जगहों पे जाके पढ़ रहे हैं, दो तीन डिफरेंट कंट्रीज में जाके पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी आपके लिए एक उन्होंने ही प्लान कर दिया हुआ है चीजें वगैरह ना। और तीसरी चीज सबसे अच्छी जो थी इस प्रोग्राम के अंदर, वो ये थी कि वेल स्ट्रक्चर्ड था ऑलरेडी। आपको पता था कि आपको इतने पैसे मिलने हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपकी हर एक चीज कवर्ड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। बिल्कुल। ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा फैक्टर था। और फिर एक और फैक्टर जो कि मोस्टली पाकिस्तानियों के जेहन में होता है और मेरे जेहन में भी था, वो ये था कि आपको वापस तो नहीं जाना पड़ेगा ना। क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप इस तरह की होती हैं जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, मास्टर्स के लिए अगर आप जी। आते हैं तो आप बकायदा बॉन्ड साइन करके आते हैं कि भाई मेरी डिग्री पूरी होगी तो उसके बाद मैं वापस आऊंगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान में 2 साल 3 साल, या वो डिपेंड करता है कि आप क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपको उतने साल सर्व करना पड़ता है पाकिस्तान में आके। अब पाकिस्तान में बेचारों को जॉब मिले ना मिले, रहना पाकिस्तान में ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो चीज भी थी मेरे जहन में। तो इन सारी चीजों को जब मैंने देखा तो मुझे तो आ जाके रासमस ही सबसे अच्छी स्कॉलरशिप लग रही थी। मैंने कहा यार इससे तो अच्छी और स्कॉलरशिप ही कोई नहीं है, तो मैं फिर इसलिए रासमस पे आ गया। जबरदस्त। तो आप कहीं से भी आए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मास्टर्स के बाद कोई बॉन्ड नहीं है, कोई वापस नहीं जाना है। जी बिल्कुल। ऑल राइट। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर हम शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, और अगर हम अप्लाई करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या हम अपने स्पाउस को फैमिली के साथ जा सकते हैं? बशीर भाई ये वाला चीज जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि यूरोप के अंदर अगेन कितने ज्यादा कंट्री हैं, अब हर कंट्री के अपने रूल्स भी हैं। क्योंकि इरास्मस बेसिकली वीजा के हवाले से तो आपको इतना ज्यादा फैसिलिटेट नहीं कर सकती। इरास्मस ने आपको स्टाइपेंड देना, आपको पढ़ाई के लिए देना, आपको इंडिविजुअली देना है। अब आगे फिर हमें डिपेंड करता है हम किस कंट्री के अंदर आ रहे हैं, हमारा पहला सेमेस्टर किस कंट्री के अंदर है, वो बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वहां से आपकी एंट्री होनी है यूरोप के अंदर कि क्या वो कंट्री आपकी फैमिली को फौरी तौर पे वीजा दे रहा है या नहीं दे रहा। अब मेरे पास रीसेंट एग्जांपल है फिनलैंड की ही। यहाँ पे दो फैमिलीज आई गेस आई हैं, इरास्मस पे ही आई हैं, यानी वाइफ का एडमिशन हुआ है इरास्मस पे, और ऑफ कोर्स स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है, हर एक चीज मिल रही है। तो अब उनका एक बेबी भी है और हस्बैंड भी है, उन्होंने भी आना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा फिनलैंड की अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि फिनलैंड क्या कह रहा है कि कितना आपके पास मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए। उन्होंने देखा है कि रासमस के अंदर हमारे ऑलरेडी दो बंदों के कवर हो रहे हैं, सिर्फ बेबी के एक्सपेंसेस शो करने पड़ेंगे हमें। उन्होंने उतनी अपनी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में दिखाई कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा इतने भी पड़े हुए हैं, और पूरी फैमिली को वीजा मिल गया। वो पूरी फैमिली यहाँ पे फिनलैंड आ चुकी है। अब आगे यहाँ पे आ चुके हैं, वो फैमिली समेत आ गए हैं। तो आगे अब उनका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो नॉर्वे में है, तो अब उन्हें नॉर्वे के कुछ लॉज वगैरह देखने पड़ेंगे, क्या नॉर्वे भी पूरी फैमिली को आने देता है या नहीं देता। तो ये थोड़ा सा जोन इस तरह का बन जाता है जो कि ट्रिकी है, और इसमें आपको चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन राइट। पॉसिबल है, इसमें ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ये भी चीज। सही है, सही है, हाँ सही कह रहे हैं आप कि वो वेरी करता होगा कंट्री वाइज, लेकिन जनरली यूरोप में यही है कि भाई अगर आप डिपेंडेंट को लाना चाहते हैं, तो अगर आप उनके पैसे शो कर दें कि भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यूजुअली पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप की फैमिली है, आप मैरिड हैं, तो आप जो है वो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेक करें। बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई थिंक ब्रीफली जो है वो हर पहलू पे जो है वो रोशनी डाल ली है हमने। कोई पैगाम आप देना चाहें यूथ को? बहुत सारे लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, और सबसे बड़ा मसला यही है कि यार ट्यूशन फी कैसे पे करें, ट्यूशन फी माफ हो भी जाए तो अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इस स्कॉलरशिप के लिए कोई टिप देना चाहें अगर आप ऑडियंस को? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खुद इस तरह की सिचुएशन में से गुजरा हूँ कि जिसमें लोग क्या उसे कहते हैं, काइंड ऑफ डेस्परेट होते हैं बाहर आने के लिए, और उनको पता नहीं होता कि क्या किया जाए। और काफी ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की होती है कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही होती। मैंने जो चीज नोट की है वो ये है कि आपके अंदर सबसे पहले तो मोटिवेशन होनी चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन एक चीज है कि मोटिवेशन नहीं, उसके लिए आपको फिर प्रॉपर डायरेक्शन में काम भी करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करें मोटिवेशन के साथ, राइट डायरेक्शन में मेहनत करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि
मुझे नहीं पता कोई भी इस तरह के बंदे का जिसने प्रॉपर मेहनत की और उसको स्कॉलरशिप ना मिली हो। इवन लो जीपीए वाले भी लोग जिन्होंने प्रॉपर टिका के मेहनत की है, एक डायरेक्शन में मेहनत की है, आपको रोड मैप अपना बनाना पड़ता है। लेट्स से अगर आप कह रहे हैं कि जी आपको फिनलैंड के अंदर ही स्कॉलरशिप चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको पहले अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए चाइना या कोरिया जाना पड़े, वहां से आप अपनी जी। प्रोफाइल इंप्रूव करके पीएचडी के लिए या फिर आगे जॉब के लिए इधर आ जाएं। आते हैं लोग, हर एक चीज होती है। और इवन जब यहाँ पे भी स्टूडेंट आ जाते हैं तो आपको लेट से अगर आपकी ट्यूशन फीस भी माफ होगी तो मंथली स्टाइपेंड आपको नहीं भी मिल रहा तो आप मंथली खर्चा कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। ये पाकिस्तान वाली सिचुएशन नहीं है कि बेचारे पार्ट टाइम जॉब करके तो रोटी के पैसे भी नहीं पूरे होते। यहाँ पे हाँ, ये है कि अगर एग्जैक्टली। आप पार्ट टाइम अगर आप साथ में जॉब करते हैं तो आप अपना मंथली गुजारा अच्छा खासा कर सकते हैं। अब फिनलैंड में काफी स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस माफ के ऊपर आए होते हैं, और जी। वो यहीं पे जॉब करते हैं, जॉब करके अपना मंथली गुजारा भी करते हैं, रेंट भी पे करते हैं, रोटी पानी भी करते हैं, और मास्टर्स भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज है। तो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, इरास्मस इज जस्ट वन ऑफ देम। स्कॉलरशिप्स बहुत राइट। ज्यादा है, ढूंढें, इंटरनेट पे जाएं, सर्च करें। रेलिवेंट कुछ फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप नेटवर्क एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का जो इस हवाले से बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो ज्वाइन करें। आपको हर तरह की जबरदस्त। इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें मिलेगी। तो स्टे जबरदस्त। मोटिवेटेड और वर्क इन द राइट डायरेक्शन। जिस तरह मुर्तजा ने बताया कि भाई रासमस इज वन ऑफ द मेनी स्कॉलरशिप्स, राइट? तो पहली चीज है मोटिवेट होना, और दूसरा कि राइट डायरेक्शन में काम करना। जिन ग्रुप्स का इन्होंने तस्करा किया है उसको ज्वाइन करें। गूगल पे आजकल हर चीज मौजूद है, राइट? जस्ट गूगल एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। हम शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तजा का फॉर हिज टाइम। और इनकी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। ही इज जस्ट लाइक एनीबडी, राइट? लेकिन इन्होंने मेहनत की, और बल्कि इनका जो मास्टर्स है वो तो ऐसी फील्ड में है जिसका बैकग्राउंड भी नहीं था इनका। इसके बावजूद स्कॉलरशिप मिली उन्हें, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये मोटिवेटेड थे। आइल्स है, इसमें अच्छा स्कोर लेकर आए, मोटिवेशन शो की, अच्छे से सीवी बनाई, ठीक है? तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसको इम्प्रूव करके आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। मुर्तजा, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और आप की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, और बहुत डायनामिक किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस है आपका। कभी मौका मिला दोबारा आपको इस तरह के पॉडकास्ट पे लेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि भाई आप फिनलैंड क्यों आए। आप कहीं और भी जा सकते थे। तो लेट्स लीव दिस फॉर अनदर पॉडकास्ट। जी बिल्कुल बशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दे। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे आया और मेरी तरफ से कुछ लोगों के नॉलेज में अगर इजाफा हो गया और कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल गई हो तो। बहुत शुक्रिया मुर्तजा, जजाकल्ला खैर। ऑल राइट गाइस, आई होप ये पॉडकास्ट 10 का जो एपिसोड है आपके लिए यूजफुल होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Until then, have a great day.